नमस्कार, हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। टोहाना में किसानों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग को लेकर करीब 4 घंटे तक चली प्रशासन और किसानों की मीटिंग बेनतीजा रही। बैठक में किसान और प्रशासन के बीच कोई हल नहीं निकला। बैठक के बाद किसान नेता युद्धवीर सिंह ने जानकारी दी और बताया कि मामले का कोई ठोस हल नहीं निकला है और अब किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए रणनीति तैयार करेंगे। 2 दिन से निरंतर हम बड़े संयमित तरीके से बातचीत के माध्यम से इस बात को निपटाना चाहते थे। उन्होंने हमारी नरमी को हमारी कमजोरी समझा और कमजोरी समझ के उन्होंने हमारी बात को जो है तवज्जो नहीं दी। वो इसी वजह से ये गतिरोध बना हुआ है। प्रशासन जो है वो कहीं गलतफहमी में हरियाणा का, और वो ये चाहता है कि इसी माध्यम से वो मनोबल तोड़ना चाहता है हमारे लोगों का। उनको बता देंगे हम आने वाले समय में। आज अभी कमेटी जा रही है निर्णय लेने के लिए। हम नहीं चाहते थे एक दूसरा मोर्चा खोला जाए। जैसा अभी राकेश जी ने कहा, कल यहाँ एक पैरेलल मोर्चा होगा, उसी तरीके का मोर्चा होगा और कल प्रशासन को हम बता देंगे कि किसको ललकारा और कैसे ललकारा। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने भी कहा कि आंदोलन लगातार जारी रहेगा और किसान किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम भी बैठे यहाँ से गिरफ्तार करके हमें जेल भेज दो भाई। हमने भी कानून का उल्लंघन करा ना, हम यहाँ थाने में बैठे। किसानों से ये है कि अपना खेत का काम भी देखो और यहाँ पे भी एक आंदोलन स्थल बनेगा, इसका भी ध्यान रखो। गिरफ्तारी होगी तो पक्की गिरफ्तारी देंगे, यहाँ से वारंट बनकर जाएंगे और अपना पक्की गिरफ्तारी। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में किसानों ने अंबाला से दिल्ली की ओर कूच कर दिया है। इस दौरान किसान नेता ने कहा कि किसानों में जो जोश पहले 6 महीने था वही जोश आज भी बरकरार है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि वैसे तो टोहाना वाला मामला निपट गया है, मगर अगर थोड़ी बहुत कोई कमी रह गई तो घेराव जरूर होगा। चढ़ूनी ने कहा कि किसान आंदोलन ठंडा नहीं पड़ा है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान नेताओं में कोई फूट नहीं है। सरकार को दिखाना चाहते हैं कि सरकार कहीं इस मुकाबले में ना रहे कि आंदोलन ठंडा हो गया है या आंदोलन में अभी शांति है और उसमें संख्या कम है, इस मुकाबले में ना रहे। हम उनको दिखाना चाहते हैं केवल एक जिले की गाड़ियां आज हैं और आप देख सकते हैं कई किलोमीटर लंबा काफिला है। और ऐसे ही 23 तारीख को करनाल से लेकर ऐसे ही 10 तारीख को फिर पानीपत से ले जाएंगे। तो वही जोश किसानों में आज भी है जो 6 महीने पहले था, बल्कि उससे बढ़ गया है। और उससे पूरे पहले हरियाणा पंजाब में था, अब ये पूरे देश में फैल गया। अभी दिल्ली जा रहे हैं, टोहाना का शायद निपट जाएगा, अभी पता नहीं है। निपट जाएगा क्या लगता है? नहीं कन्फर्म नहीं है, धरने पर तो वही बैठा था। लेकिन सरकार की चीजें क्या लगता है कमी कहाँ रह रही है? मान क्यों नहीं किसान चक्कर कहाँ रही है? टोहाना का मामला सुलझ क्यों नहीं रहा, कारण क्या है? नहीं, वो मामला जो MLA का था वो तो सुलट गया था। जो उसके बाद जो हमारे फैसले के बाद कुछ लोग बाद में MLA के घर पे चले गए थे, वो एक मैटर छोटा सा बाकी वो प्रशासन। यूपी में एक दिन मैंने अनुरोध किया था यूपी के किसानों से, उस दिन 10-12 जगह पे धरने तो शुरू हुए थे और उसके बाद का मेरे ख्याल से फिर शायद थोड़ा ठंडा है। लेकिन यूपी नहीं जाना चाहिए क्या लगता है? लेकिन वहाँ पे हम जाएंगे हम लोग और वहाँ पे माहौल को वहाँ पे भी नहीं, कोई दो फाड़ नहीं। सरकार पंगा लेके देख ले, अपनी पता लग जाएगा 2 फाड़ है 3 फाड़ है। टोहाना सदर थाने में किसानों का विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि किसानों पर दर्ज केस खत्म करने और किसानों की रिहाई करना सरकार का नहीं बल्कि अदालत का काम है, इसलिए किसानों को इसके लिए अदालत में अर्जी लगानी चाहिए। नहीं, इनको हमने कहा है और इनको हमने इंजेक्शन लगाने के लिए भी कहा था, इनको टेस्टिंग कराने के लिए भी कहा है, लेकिन ये हर चीज को मान ही नहीं रहे, हर चीज की अवहेलना कर रहे हैं। नहीं, ये बहुत घातक है और सबके लिए घातक है ये। देखिए, अब वो कह रहे हैं कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनको छोड़ दो। अब छोड़ने का काम तो अदालत करती है, हम कैसे कर सकते हैं? अदालत में वो अपनी एप्लीकेशन लगाएं, वहाँ पर जो मान्य अदालत फैसला करेगी वही होगा। हरियाणा के गृह मंत्री ने स्पुतनिक वैक्सीन के टेंडर पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वैक्सीन लेने के लिए ग्लोबल टेंडर लगाए गए थे, जिसकी अंतिम तारीख 4 जून थी, लेकिन कोई भी ऑफर 4 जून तक नहीं आया।
अब एक माल्टा की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का स्पुतनिक वैक्सीन हरियाणा को देने के लिए ऑफर आया है। उन्होंने कहा कि उस पर हम विचार करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये बड़ा मामला है, इसलिए इसको कैबिनेट में रखेंगे। वैक्सीन लेने के लिए ग्लोबल टेंडर लगाए थे, उसकी अंतिम तारीख 4 तारीख थी। 4 तारीख तक तो किसी की ऑफर आई नहीं, लेकिन उसके बाद माल्टा की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की स्पुतनिक वैक्सीन हरियाणा को देने के लिए एक ऑफर आई है, तो उस पर हम विचार करेंगे, क्योंकि ये बड़ा मामला है। इसको कैबिनेट में रखेंगे और जिस दिन कैबिनेट होगी उसमें इस पर फैसला किया जाएगा। एक तरफ वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है, तो दूसरी तरफ कोरोना केस का आंकड़ा भी लगातार कम हो रहा है। 5 जून के मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक अब हरियाणा का रिकवरी रेट करीब 98% हो चुका है। आइए आपको प्रदेश की वर्तमान स्थिति के बारे में ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से बताते हैं। तो हरियाणा में लगातार कोरोना केस का आंकड़ा घट रहा है। 24 घंटे में 723 केस, 1744 लोग ठीक हुए हैं। हरियाणा में 9000 के पास एक्टिव केस पहुंचे हैं। प्रदेश में रिकवरी रेट करीब 98% है। हरियाणा में संक्रमण दर 9% से नीचे हो गई है। प्रदेश में अब तक 60 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है। प्रदेश में अब तक 8664 लोगों की मौत हुई है। अनलॉक 2 में छूट और बढ़ा सकती है सरकार, यह भी अपडेट है। हरियाणा में फिलहाल 7 जून तक लॉकडाउन है। 24 घंटे में 723 केस मिले हैं और 1744 लोग रिकवर हुए हैं। उधर कुरुक्षेत्र सांसद नायब सैनी ने किसान नेता राकेश टिकैत पर निशाना साधा और कहा कि टिकैत पिता के बताए पद चिन्हों से भटक चुके हैं। जिस बात के लिए स्वर्गीय महेंद्र टिकैत ने आंदोलन किया था, आज उसी का विरोध करने पर राकेश टिकैत उतारू हैं। साथ ही कहा कि लोकतंत्र में विरोध करने का सभी को अधिकार है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से विरोध होना चाहिए। पर्यावरण समृद्धि दिवस के रूप में वो मनाया है कि उनके नाम से परिवार के लोगों को साथ लेकर के पौधारोपण 5 तारीख को भी किया है और आज 6 तारीख है। 6 तारीख को भी हमने आज पौधारोपण ऐसे लोगों के नाम से वो किया है और परिवार के लोगों को साथ। तो आपको बता दें कि नायब सैनिक की ओर से कहा गया है कि राकेश टिकैत पिता के बताए हुए रास्ते से भटक चुके हैं। आंदोलन करने का अधिकार सभी का है, लेकिन आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए, ये नायब सैनिक की ओर से कहा गया है। राकेश टिकैत को लेकर उन्होंने निशाना साधा। इस आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत अपने पिता के बताए हुए रास्ते से भटक चुके हैं। आंदोलन करने का अधिकार सभी को होता है, लेकिन आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से हो, ये उचित है। किसान के हित में है और मैं बताना चाहता हूं कि राकेश टिकैत साहब जो इस आंदोलन के मुखिया बने हुए हैं, उनके पिताजी जो महेंद्र सिंह टिकैत हैं, लगातार 1980 से इस बात को लेकर के संघर्षरत थे और बहुत सारी किसान जत्थेबंदियां भी इस बात को लेकर के संघर्षरत थी कि किसान को वो आज़ादी मिलनी चाहिए कि वो अपनी फसल को अपने खेत में बेच सके, अपनी फसल को मंडी में बेच सके, अपनी फसल को देश के किसी बाजार में बेच सके जहां पर उसको लाभकारी मूल्य मिले। परंतु उसका बेटा किस तरीके से वो अपने बाप के जो पद चिन्ह थे उनसे बदल गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। परंतु अगर किसी को कोई बात गलत लगती है, कोई फैसला सरकार का अगर किसी को कोई गलत लगता है, तो जनता के बीच में जाकर के बात रखें। लोकतंत्र की हमारी खूबसूरती इसी में, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों के दो जनता के बीच में जाकर के अपनी बात को रखते हैं और जनता पक्ष की भी बात सुनती है, विपक्ष की भी बात सुनती है और उसके बाद निर्णय करती है। और इस प्रकार का ये दुर्भाग्यपूर्ण मैं कहूँगा कि जिस प्रकार का इस लोकतंत्र का गला घोटने का काम विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, अफवाहें फैला करके, क्योंकि कांग्रेस ने लगातार देश के अंदर कमज़ोर करने का, ऐसी ताकतों को बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने लगातार किया है कि जिससे देश कमजोरी की तरफ जाए, परंतु देश की मजबूती की तरफ एक भी कदम कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने नहीं उठाया। वो अफवाह फैलाने में बड़े माहिर हैं। अब बात करेंगे क्राइम की। जी हां, रविवार का दिन रिश्तों के कत्ल का दिन साबित हुआ।
कई जगहों से अपराध की ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसको देखकर शायद आपका रिश्तों से ही विश्वास उठ जाए। सबसे पहले पंचकुला से तस्वीर, जहां एक भाई ने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया। मामूली कहासुनी के चलते बड़े भाई ने छोटे भाई के माथे पर गोली मार दी। हत्या के पीछे दोनों भाइयों के बीच मामूली कहासुनी बताई जा रही है। दूसरी तस्वीर महम की है। यहां पर शराब पीने से रोकने पर छोटे भाई ने सिर में ईंट मारकर अपने बड़े भाई को मार डाला। वारदात भैनी महाराजपुर गांव की है और वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उधर कुरुक्षेत्र के पेहोवा उपमंडल में घरेलू कलह के चलते कलयुगी बेटे ने पिता की गला रेतकर हत्या कर दी, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई और अब पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पंचकुला, महम और कुरुक्षेत्र, जहां पर रिश्तों का कत्ल हुआ है। कहीं पर भाई ने भाई को मार डाला तो कहीं पिता और बेटे के बीच में ये झगड़ा खूनी संघर्ष में बदल गया। लगा है, अजीब नाम का लड़का है, उसको गोली मारी है उसके ब्रदर ने सतनाम में, तो जो उसकी रास्ते में डेथ हो गई थी, उसके बाद हमने इसमें अभियोग दर्ज किया है। और अभी महाराजपुर में ये पवन है भाई, जो सब्जी बेचने का काम करता है गांव में रेडी पे, उसका मर्डर हो गया था। यहाँ आए तो पता चला इसका भाई मोहनलाल है, उसके नशे का आदी है और उस नशे में इसके सिर में ईंट मारी, जो ब्लॉक होते हैं जो गलियों में लगते हैं, जिससे इसकी मौत होगी। कोई जमीनी विवाद था? कोई विवाद नहीं, सिर्फ ये नशे में ही इसने मारी है। और जो ये दोनों पवन और मोहनलाल की जो घराली वो भी सगी बहने हैं, बराबर और घर है, इनको ऐसी दिक्कत नहीं है किसी भी चीज की, ना कोई बंटवारे की ना कोई जमीन का। नशे में इसने किया है, कई दिन से इसका दिमाग में गर्मी का वो है। जून 2021 को हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि मृतक जगमाल सिंह है, वो सरस्वती मिशन हॉस्पिटल में उसकी मारपिटाई करके डेड बॉडी है और जिसकी चोट के कारण मौत हो गई है। इस इंफॉर्मेशन के अंदर मैं अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचा और हमने जाकर उसके मृतक जगमाल सिंह की डेड बॉडी का इंस्पेक्शन किया, तो फौरी उसकी पत्नी प्रवीण कौर को स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके केस रजिस्टर करके और आरोपी उसके उत्तर रिंकू को कल ही राउंड अप करके अरेस्ट कर लिया गया है और उसको आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है। उधर रोहतक जिले में भी हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बीती रात शीला बाईपास स्थित एक निजी होटल में एक दोस्त ने दोस्त को ही मौत के घाट उतार दिया। मृतक पूर्व सैनिक था और फिलहाल बिजली निगम में क्लर्क के पद पर गुरुग्राम में कार्यरत था। खुद दोस्त ने ही होटल मालिक को फोन कर जानकारी दी कि उसका सुरेश से झगड़ा हो गया है, जाकर संभाल लें। सिविल लाइन थाना पुलिस और एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेजा गया है। मॉडल टाउन चौकी इंचार्ज ने बताया कि मृतक की पत्नी के बयान पर सुनील नामक शख्स और एक अन्य के खिलाफ हत्या के आरोप का मामला दर्ज किया गया है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि हत्या में शराब की बोतल का ही इस्तेमाल किया गया है। रोहतक की ही जनता कॉलोनी में एक अध्यापिका ने घर के बाथरूम में रस्सी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना पर शिवाजी कॉलोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि मृतका के मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज के लिए तंग करने का आरोप लगाया है। फिलहाल इस संबंध में पुलिस ने ससुराल पक्ष के 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल की जा रही है। उन्होंने कहा कि जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। चले बढ़ते आगे। एक तरफ जहां लोगों को महामारी की मार सता रही है, तो वहीं तेल के बढ़ते दामों ने भी लोगों की परेशानी को दोगुना कर दिया है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता रवि जांगड़ा ने आम जनता से बातचीत की, सुनिए जरा। लगातार हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से तेल ने रसोई का बजट जो है वो भी बिगाड़ दिया है। हमने दिखाया था बड़े बड़े प्रतिष्ठान, और यूं कहिएगा कि छोटे रेहड़ी वाले जो दुकानदार हैं उनको भी कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में एक घर की किचन में हम गृहिणी भी यहाँ पर है और उनसे ही बात करेंगे आखिर कितना असर तेल के दाम बढ़ने के बाद जो है वो पड़ रहा है। मैं आपसे बात करूंगा मैडम, आपका नाम जानूंगा सबसे पहले। नमस्कार, मेरा नाम सुमन शर्मा है। क्या कहेंगे, तेल के दाम जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, रसोई का बजट कितना गड़बड़ाया है उससे? देखिए सर, खाने में घी के साथ साथ शायद घी से ज़्यादा हम तेल को ही इस्तेमाल करते हैं,
और पहले घी तेल आता था लगभग 100 रुपए, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, लगभग 160-170 हो गया है। जो आम घरेलू लोगों को, जिनकी कमाई का साधन ही मान लो एक दिन का 400 रुपए है, तो वो बेचारे क्या खाएंगे और क्या परिवार वालों को खिलाएंगे। तो दिक्कतें, जितनी तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, उतनी ही एक आम फैमिली के लिए भी ये दिक्कतें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। और जाहिर तौर पर दिक्कतें बढ़ना लाजमी सी बात भी है, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो बजट गड़बड़ाता जा रहा है, अकेले तेल की कीमतें, चाहे डीजल की बात करें, ईंधन तेल की बात करें या फिर खाद्य तेलों की बात करें, सारे ही रेट्स जो है लगातार बढ़ रहे हैं। आपसे बात करूंगा मैं, जिस तरह से दाम लगातार बढ़े हैं तो उससे जेब पर कितना जो है असर पड़ रहा है, कितना फर्क पड़ रहा है? जेब पे तो असर पड़ेगा ही। एक आम आदमी, एक रेहड़ी चालक कितना कमा रहा है? 200-300 रुपये डेली का। उसमें 100 ग्राम 150 ग्राम की भी तेल भी यूज होता है, तो उसका तो 20-30 रुपये में, ये 20-30 रुपये और करके क्या बचता है घर में? आम आदमी जैसे सैलरी पे डिपेंड है। सैलरी लॉकडाउन में वैसे बंद है, प्राइवेट जॉब्स वगैरह, प्राइवेट इंडस्ट्री वगैरह वैसे बंद है। आम आदमी कहाँ जाए? अब कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं बाजार में, हर चीज़, हर जिसको देखा आसमान रेट छू रहे हैं। देखिए, खाद्य पदार्थों की बात करें, खाद्य तेलों की बात करें, जाहिर सी बात है अगर उनके दाम बढ़ते हैं तो पूरी रसोई का बजट गड़बड़ाना भी स्वाभाविक सी बात है। और उससे पहले की अगर बात करूं, लॉकडाउन के दौरान हालांकि हमने देखा था कि काम धंधों पर भी असर पड़ा है। ऐसे में हर, चाहे आम की बात करें या खास की बात करें, ज़्यादातर जो है घी का इस्तेमाल इस तरह से रसोई में, खाद्य वस्तु में पकाने में नहीं किया जाता है। ऑलमोस्ट अगर बात करें, बहुतायत में बात करें, तेल का ही इस्तेमाल किया जाता है, चाहे रिफाइंड तेल की बात करें, सरसों तेल की बात करें या दूसरी तरह के जो है तेल की बात करें। लेकिन इस तेल ने तेल निकाल दिया आदमी का। जिस तरह से हमने तमाम तबके के लोगों से बात की थी, हलवाइयों की बात करें, प्रतिष्ठानों के दुकानदारों की बात करें, आमजन की बात करें या फिर गृहिणियों की बात करें, सभी लोगों का यही कहना है कि तेल के दाम बढ़ने से निश्चित तौर पर जो है बजट भी गड़बड़ाया है और लोगों की मुश्किलें भी लगातार बढ़ी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो फिलहाल हरियाणा विशेष में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।